हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल चावड़ा क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर विद्युत यानी कि करंट। तो इसको नोट्स और क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सहायता से अपन देखते चलेंगे। तो चलिए अपन देखते हैं विद्युत चैप्टर। तो सबसे पहले तो अपने क्या क्या पढ़ना है इसमें। सबसे पहले विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या है? आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। यानी कि ये कोई तार है, यहाँ से यहाँ तक इसमें धारा जा रही है। इसका मतलब धारा के रूप में क्या जा रहे हैं? आवेश। इसको अपन क्यू से दर्शाते हैं। तो ये कह रहे हैं आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा को किससे मापा जाता है? एमीटर के द्वारा। और इसका सूत्र क्या है? आई बराबर क्यू अपॉन टी। कुल आवेश जो किसी चालक के अनुप्रस्थ काट में कुछ में टी में प्रवाहित होता है। कैसे जोड़ा जाता है? एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ता है। तो मैंने ऐसे याद कर रखा है ए सी या ए सी, यानी एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। फिर आता है, तो देखो अभी तक हमने देखा विद्युत परिपथ के बारे में। प्रतीकात्मक विद्युत धारा के प्रवाह का पथ क्या कहलाता है? विद्युत परिपथ। जैसे ये अपन ने सेल बना दिया प्लस से माइनस, ये अपन ने कुंजी जोड़ दी और ये अपन ने बल्ब लगा दिया, और यहाँ पे मान लो मैंने एमीटर लगा दिया। तो अगर प्लस है और ये माइनस है, इससे इस ओर तो में जाएगी विद्युत धारा, और इसके विपरीत पूछे तो इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव होता है। तो इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव माइनस से प्लस की ओर होता है, जबकि विद्युत धारा का प्रभाव प्लस से माइनस की ओर होता है। ध्यान रख लेना। और विद्युत परिपथ, विद्युत धारा हमेशा उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की तरफ प्रवाहित होती है। आवेश, अब आवेश को अपने को बताइए। एक तो होता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश। अब एक तो किन्हीं दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ने पर आवेश की उत्पत्ति होती है। जैसे अपन देखते हैं जो कंगा होता है, कंगे को अगर बालों पर रगड़ते हैं, यानी कंगे को बालों पर रगड़ने पर उसमें क्या जाता है? आवेश। और उसके कारण वो कागज जो होते हैं उसके छोटे छोटे टुकड़े उससे चिपक जाते हैं। तो ये अपन ने छोटे थे तब बहुत प्रयोग किया है, जैसे घर्षण बल के द्वारा, विद्युत प्रेरण के द्वारा, चालन के द्वारा। ये सब आवेश उत्पन्न करने के तरीके। कुचालक, इसमें विद्युत धारा का चालन नहीं होता है, जैसे कुर्सी, टेबल, बहुत सारी चीज़ें। सुचालक जिसमें विद्युत धारा का चालन करते हैं, जैसे लोहे, कॉपर, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी धातुएं सुचालक, जैसे ग्रेफाइट। सिंपल उदाहरण, पेंसिल में जो पाया जाता है वो है ग्रेफाइट। अब आवेश ये मैंने बताई दी, एक तो धनावेश होता है, एक ऋणावेश। कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ने पर आवेश की उत्पत्ति होती है। ये कांच की छड़ होती है, जैसे अपने कंबल होता है वैसा होता है रेशम का कपड़ा, इस पर रगड़ेंगे तो आवेश उत्पन्न हो जाएंगे। जैसे अपन सर्दियों के दिनों में आपने भी देखा होगा, कंबल में जैसे जैसे लगता है जैसे आग के जो अंगारे होते हैं ना, वैसे चट 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 ऐसी आवाज़ आती है, तो इसका मतलब धनावेश। एबेनोइट की छड़ी को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर आवेश की उत्पत्ति होती है। एक छड़ होती है एबेनोइट, उसको अपन बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो उसमें भी आवेश उत्पन्न होता है, लेकिन वो आवेश कौन सा होता है? ऋणावेश। आवेश के गुण, असमान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और समान आवेश एक दूसरे को असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यानी माइनस माइनस, प्लस प्लस। अगर समान है तो ये क्या करेंगे? प्रतिकर्षित। ठीक। और अगर असमान आवेश एक प्लस है और एक माइनस है तो ये क्या करेंगे? आकर्षित। आवेश परमाणु का एक मूल कण होता है जो धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। आवेश का मात्रक, ये इंपॉर्टेंट भी, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम्ब, सी से दर्शाते हैं। अन्य मात्रक है मिली कूलाम्ब 10⁻³ मिली का मतलब -3, माइक्रो का मतलब 10⁻6 और नैनो का मतलब 10⁻9। नो -6, इधर -3 और -9। विद्युत उपकरण कहाँ पे कहाँ आता है? बल्ब, टीवी, पंखा, मोटर, ये सब में आवेश है। विद्युत के स्रोत सेल और बैटरी। देखो अगर सिंगल ऐसे दिखाई दे तो ये तो कहलाएगा सेल, मैं बहुत बड़ा अंतर बता रहा हूँ। और ऐसे दिखाई दे बहुत सारे सेलों का समूह, ये क्या कहलाता है? बैटरी।
अब अपन आगे चलते हैं। ये इलेक्ट्रॉनों का पूर्वाधिकार का है और ये बल्ब जल गया, प्लस से माइनस तक की धारा भी जा रही है। अब आता है विद्युत परिपथ, जो भी मैंने बताया था। विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। धारा को बैटरी के धनात्मक सिरे से बाहर निकलती है और धारा की बैटरी के ऋणात्मक सिरे से प्रवेश करती है, यानी ये। यानी ये विद्युत धारा का सतत और बंद परिपथ है। यहाँ से विद्युत धारा जा रही है, ये अगर धनात्मक सिरे से तो बाहर निकलती है और ऋणात्मक सिरे से प्रवेश करती है, ध्यान रखना ना। विद्युत धारा किसे कहते हैं? किसी भी विद्युत परिपथ में इकाई समय में गुजरने वाले आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। या सबसे सिंपल ये याद रखो तुम तो, आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। इंपॉर्टेंट लगा लो इसको। तो धारा I बराबर होता है Q/T। आई यहाँ पे क्या विद्युत धारा का सिंबल, ये आवेश का सिंबल और ये समय का सिंबल। अब इनकी मात्रक जो अपने को पता करने, यानी टी समय में Q आवेश गुजर रहा है। माना किसी बिंदु से Q आवेश टी समय में गुजर रहा है, तो विद्युत परिपथ के किसी बिंदु में टी समय में n इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, टी समय में n आवेश उस बिंदु से गुजरेगा, अतः विद्युत धारा I बराबर NET, जहाँ ई पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश है और इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का होता है 1.6 इंटू 10⁻19 गुलाम। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 गुलाम। अब इसका मात्रक, धारा का मात्रक एम्पियर, जैसे अभी अपन ने सूत्र देखा। धारा का मात्रक एम्पियर, आवेश का मात्रक गुलाम और समय का मात्रक सेकेंड। अब छोटे छोटे सवाल है। मिली एम्पियर 10⁻3, माइक्रो एम्पियर 10⁻6 और नैनो का मतलब नैनो से नैन लड़े तो 10⁻9। अब आता है 1 एम्पियर की परिभाषा। 1 एम्पियर की परिभाषा अपने को लिखनी है। तो यदि ये 1 गुलाम, ये 1 सेकेंड और 1 एम्पियर, यानी जो भी तुम लिखते हो, जैसे एम्पियर इसका मात्रक है, गुलाम इसका मात्रक और समय का मात्रक है सेकेंड, इसके पीछे 1 लगा दो पहली चीज़। तो अब क्या करना है? किसी विद्युत परिपथ में 1 गुलाम आवेश को, कोई विद्युत परिपथ ऐसा, इसमें 1 गुलाम आवेश को कितने सेकंड तक भेजेंगे अपन? 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाता है, तो विद्युत धारा 1 एम्पियर कहलाती है। ये अपने 1 एम्पियर की परिभाषा होगी। ये लिया, यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकंड में 1 गुलाम आवेश प्रवाहित होता है तो उसे 1 एम्पियर कहते हैं। अब धारा मापी यंत्र, यानी धारा को किससे मापते हैं? धारा को मापने के लिए बस ये याद रखना है, एमीटर। किससे मापते हैं? एमीटर। और एमीटर को किस क्रम में लगाते हैं? ए3। जैसे अपन किसी के नाम की आग लगाते हैं, ए श्रीमती श्री, तो ए3, यानी एमीटर को किस क्रम में लगाते हैं? हमेशा श्रेणी क्रम में। ध्यान रखना, एमीटर को हमेशा किस क्रम में लगाते हैं? श्रेणी क्रम में। इसका वोल्ट मान हमेशा क्या होता है? 0। एक पूछ सकता है, एमीटर का आदर्श मान कितना होता है? 0। अब जो धारा होती है 2 प्रकार की होती है, प्रत्यावर्ती धारा AC और DC। हमारे घरों में जो धारा आती है वो होती है प्रत्यावर्ती धारा, यानी AC। AC जो होती है हमारे घरों में काम मिल जाती है, वो भी DC। ये बहुत बड़ी जो वोल्टेज वाली चीज़ें हैं, जैसे DP उनमें DC, अपने घरों में AC। ठीक। 1 गुलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आवेश का मात्रक होता है 1 गुलाम और 1 इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻19 गुलाम, जो भी मैंने बताया है। तो Q बराबर ही यानी सूत्र था अपना, तो n इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। तो अपन 100 से गुणा किया इंटू 10⁻18 16, तो मान आ गया अपना 6.25 इंटू 10⁻18। डायरेक्ट मान ध्यान रख लेना, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ध्यान रखना। 1 गुलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 इंटू 10⁻18 होती है। अब देखो, ये तो हो गया विद्युत धारा। अब आता है विद्युत विभव और विभवांतर। विद्युत विभवांतर क्या है? किसी विद्युत परिपथ में एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। ये एकांक आवेश है, इसको मैं एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य कर रहा हूँ वही क्या कहलाता है? विद्युत विभवांतर, यानी 2 बिंदुओं A और B के मध्य विभवांतर। V बराबर W/Q।
ये आवेश था, इसको मैंने एक बिंदु दूसरे बिंदु लाया, ये कार्य किया तो क्या कहलाएगा, विभवांतर। ये सूत्र हो गया। अब विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, और कार्य का जूल, जो अपने 9th क्लास में पढ़ा है। आवेश का कूलम। अब 1 वोल्ट की परिभाषा तो वही है, किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ता है, 1 जूल कार्य किया जाता है, तो उसे 1 वोल्ट कहते हैं। विद्युत विभव, किसी एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। वैसे वो भी लिख सकते हो, ज़्यादा अंतर नहीं है इनमें। यानी ये क्या करा है, एकांक धनावेश को अनंत से यानी बहुत दूर से किसी विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र यहाँ तक लाने में किया गया कार्य, यानी एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। सेम चीज़ है, ज़्यादा अंतर नहीं है। अब विभवांतर को किससे मापते हैं, वोल्ट मीटर से। वोल्ट मीटर को हमेशा लगाते हैं समांतर क्रम में, ध्यान रख लेना। एक मीटर का जो प्रतिरोध होता है उसका मान कितना होता है, 0, जबकि इसका जो आदर्श मान होता है वो कितना होता है, अनंत। ध्यान रखना, 1 मीटर का 0 और इसका अनंत। अब अपने तीसरा आता है परिवर्ती प्रतिरोध। परिवर्ती प्रतिरोध का मतलब है, देखो प्रतिरोध लिखा हुआ है तो प्रतिरोध, यहाँ पर एक चीज समझनी है, प्रतिरोध लिखा हुआ है लेकिन प्रतिरोध को कंट्रोल नहीं करके धारा को कंट्रोल करता है। यानी स्रोत की वोल्टता, कोई भी स्रोत हो सकता है, अपना बैटरी, इन्वर्टर, तो किसी भी स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन की परिपथ में विद्युत धारा को नियंत्रित कर ले, ऐसा अवयव क्या कहलाता है, परिवर्ती प्रतिरोध। यानी वोल्टेज में कोई चेंज नहीं करना और अपने विद्युत धारा कंट्रोल हो जाए, ऐसा जो उपकरण होता है उसे कहते हैं परिवर्ती प्रतिरोध। धारा नियंत्रण, अभी धारा का नियंत्रण यानी धारा को नियंत्रित नहीं करके प्रतिरोध को चेंज करता है। किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए एक युक्ति का प्रयोग करते हैं, उसे धारा नियंत्रक कहते हैं। बस थोड़ा सा अंतर ध्यान रखना है, ये धारा नियंत्रक के लिए धारा को नियंत्रित न करके प्रतिरोध को नियंत्रित करता है, परिवर्ती प्रतिरोध प्रतिरोध को नियंत्रित न करके धारा को नियंत्रित करता है। विद्युत सेल, ये सिंबल याद रखना, बैटरी, दो या दो से अधिक सेलों का संयोजन बैटरी। ये प्लग कुंजी है, खुली और ये बंद। ये तारों की संधि यानी बहुत सारे तारे से जुड़ गए। ये मान लो तार है, सॉरी ये तार है, इससे ऊपर को निकाल दिया अपन ने, तो ये तार संधि क्रॉसिंग। बल्ब का तो मैं ऐसे बनाता ही रहता हूँ। ये प्रतिरोधक, ये जो भी अपन ने बड़ा परिवर्ती प्रतिरोध, धारा नियंत्रक। सिंबल ध्यान रख लेना, धारा नियंत्रक का ऐसे दर्शा रहे हैं कि इसको परिवर्ती प्रतिरोध को ऐसे दर्शाते हैं। एमीटर ए, वोल्ट मीटर वी। अब बताए अपने ओम का नियम, बोर्ड का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2026 में पूरे चांस आने के, ध्यान रखना। तो जर्मनी के वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम ने 1827 में ओम का नियम प्रतिपादित किया। ये क्या था, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल आदि स्थिर रहते हैं, यानी कि ताप भी समान है, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल आदि स्थिर, मुख्य रूप से ध्यान रखना ताप समान रहता है, ये तो है ही सही। तो उन सिरों के मध्य विभवांतर, यानी दो सिरे थे अपने बढ़ने बड़ा विभवांतर में, तो ए और बी बिंदु है, दो सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। यानी जो विभवांतर है किसके समानुपाती होता है, धारा के समानुपाती, ये ध्यान रखना। अब मैंने एक चीज़ बताई, जब ये सिंबल हटेगा तो कोई ना कोई स्थिरांक आएगा, तो आई आर, आर यहाँ पे एक नियतांक, ठीक। तो मैं अगर ऐसे भी लिख सकते हो, ओम के नियमानुसार किसी विद्युत परिपथ में दो सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। शॉर्ट में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर धारा का मान बढ़ाएंगे तो विभवांतर का मान भी बढ़ता है, ध्यान रख लेना। तो ये V बराबर आई आर, ये इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना है ना। आर एक स्थिरांक, जिसे क्या कहते हैं, चालक का प्रतिरोध, जो कहते थे परिवर्ती प्रतिरोध। अब V बराबर था आई आर, तो मैं आर को ये रखूँ, इसको इधर जाऊँ तो V बटेवा आई, ये अपना प्रतिरोध का सूत्र हो गया, ये दे रखा है, ठीक। ये यहाँ पे थोड़ा गलत लिख रखा है ना, आर बराबर V बटेवा आई होगा, तो देखो तभी तो ये सूत्र आया है, इसको सही कर लेना, ये गलत है ना। V बटा यानी कि विभवांतर का मात्रक वोल्ट,
धारा का मात्रक एम्पियर, प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा ओम। ये लिखा ओम, वोल्ट और एम्पियर। एक ओम की परिभाषा वही बात, तो मैंने सबको एक एक लिखने के लिए कह दिया। यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर 1 एम्पियर की धारा बीजे बने, उसके सिरों के मध्य, दोनों सिरों के मध्य 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है, तो उसे 1 ओम कहते हैं। यानी दो चालक तार के सिरे हैं, 1 एम्पियर की धारा जा रही है, दोनों सिरों के मध्य 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है, तो इसको प्रतिरोध 1 ओम होगा। अब ओम की नियम का प्रायोगिक सत्यापन। एक सेल बी धारा नियंत्रक एमीटर तब तार पी क्यू को वोल्टमीटर के समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। यानी एक तो अपने जोड़ दिया करा है सेल, ठीक है ना, एक धारा नियंत्रक, एक एमीटर और एक तार पी क्यू, इन सबको अपने समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। चालक तार की विभिन्न धाराओं की मान प्रभावित करके एमीटर से ज्ञात करते हैं। धारा का मान किससे ज्ञात करते हैं? एमीटर। संगत विभवांतर को वोल्टमीटर से ज्ञात करते हैं, विभवांतर को वोल्टमीटर से ज्ञात कर ली। वी और आई के मध्य ग्राफ, इंपॉर्टेंट चीज़ है, वी और आई के मध्य एक सीधी रेखा वाला प्राप्त होता है, ये रहा पाती आई, है ना, ध्यान रख लेना। अब अपन देखते हैं प्रतिरोध। अब तक अपन ने बताया आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। अब चालकों में आवेशों का प्रवाह हो रहा है, तो उसमें कोई ना कोई बाधा उत्पन्न कर दे, यानी विरोध उत्पन्न कर दे, उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध। क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। ये इसका प्रतीक है, इसे आर से दर्शाते हैं। प्रतिरोध चालकता की व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि किसी चालक का प्रतिरोध कम होता है तो उसकी चालकता अधिक होगी। यानी कि प्रतिरोध जो होता है 1/, चालकता, यानी चालकता की व्युत्क्रमानुपाती। प्रतिरोध बढ़ेगा तो चालकता कम हो जाएगी, चालकता बढ़ेगी तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। यही तो लिखा है, प्रतिरोध कम है उसकी चालकता अधिक। अब प्रतिरोध किस किस पर निर्भर करता है? तो देखो, पहली चीज़ है लंबाई पर। प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है, आर समानुपाती है एल। यानी चालक तार की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है। जैसे अपने जो भी देखे होंगे तुमने, कभी भी अपने कोई भी घर में चीज़ लाते हैं, टीवी, फ्रिज, तो उनकी जो तार होते हैं उनकी लंबाई कम होती है, तो उसमें प्रतिरोध भी क्या होगा? कम। जैसे जैसे लंबाई बढ़ती जाएगी तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ता जाएगा। ये प्रतिरोध है और लंबाई, इसके मध्य ग्राफ खींचने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है। दूसरा आता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार भी पूछा गया था कि चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो पहला तो हो गया अपने लंबाई, दूसरा आता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इसको सिंपल भाषा में अपन कह सकते हैं मोटाई, तार की मोटाई। प्रतिरोध आर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये जो आर प्रति 1/a ऐसे होता है ना। अर्थात चालक तार की मोटाई बढ़ती है तो प्रतिरोध का मान भी कम हो जाता है। मोटाई कम है तो प्रतिरोध का मान भी कम है। जैसे जैसे मोटाई को बढ़ाओगे तो प्रतिरोध का मान कम होता जाएगा। ये प्रतिरोध और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। इसके मध्य जो ग्राफ है वो ऐसे आता है, लेकिन 1/a कर दे तो सीधे रेखा में प्राप्त हो जाएगी। अब ये था आन एल और 1/a अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इनको जब अपन सोल्व करते हैं तो अपने यहाँ पे आता है एक स्थिरांक L/a। ये जो P आया ये है प्रतिरोधकता, ध्यान रखना ना। अब अपन ये जो रो मतलब के, मान लो ये जो के यहाँ पे के दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, वापस RL 1/a, तो इसने R की जगह यहाँ पे के L/a, तो यहाँ पे के मान लिया, तो इसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। लेकिन अपने एनसीईआरटी में P लिखा हुआ है तो अपन P मानेंगे, ठीक। तो प्रतिरोधकता का मात्रक ये ध्यान रखना, ओम इंटू मीटर स्क्वायर बटा मीटर, मीटर से मीटर कट गया तो प्रतिरोधकता का मात्रक डायरेक्ट यहाँ से ध्यान रखना, ओम इंटू मीटर। प्रतिरोधक इकाई ओम इंटू मीटर। इकाई लंबाई और इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाती है। यानी इकाई लंबाई और इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध। यानी अपन ने लंबाई पढ़ी, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल बताया, तो ये करना चाहिए, इकाई लंबाई और इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले कोई तार है तो उसका जो प्रतिरोध है वही कहलाता है प्रतिरोधकता। ध्यान रखना, प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है।
तीसरी चीज़ क्या है, पदार्थ की प्रकृति। पहली लंबाई, दूसरा इनप्रस्थ और तीसरा पदार्थ की प्रकृति। ये 3 कारक हैं जिन पर कोई प्रतिरोध निर्भर करता है। प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। कुछ धातु जैसे चांदी, तांबा, सोना आदि का ताप बढ़ाने से प्रतिरोध का मान बढ़ता है। कुछ मिश्र धातु मैग्नीज और कांस्टेंट का प्रतिरोध ताप परिवर्तन के साथ बहुत कम परिवर्तित होता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम जिनका ताप बढ़ाने के साथ प्रतिरोध कम होता है। इन धातुओं को अर्धचालक कहते हैं। इंपोर्टेंट अर्धचालक कौन कौन सी धातु है? सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जो जर्मेनियम ये अर्धचालक धातु हैं, ध्यान रख लेना। कुछ धातुओं में ताप कम करने पर एक निश्चित ताप पर प्रतिरोध का मान शून्य हो जाता है, इन्हें अतिचालक कहते हैं। यानी जिसमें बहुत तुरंत प्रभाव से करंट का प्रभाव होता है, अतिचालक। एक निश्चित ताप पर जाकर प्रतिरोध कहीं ना कहीं शून्य हो जाए। प्रतिरोधकता का सही मात्रक ओम इंटू मीटर जो भी पढ़ के आए। यदि किसी पदार्थ का अभिलक्षण धातुओं की प्रतिरोधकता अत्यंत कम होती है, जबकि अधातुओं की अलग मतलब ज़्यादा होती है। इसका प्रतिरोध 10⁻⁸ ओम मीटर से 10⁻6 ओम होता है। विद्युत की अच्छी चालक होती है, धातुएं विद्युत की अच्छी चालक होती है। ये अपन ने तीसरे पार्ट में गुण पढ़ा था। रबड़ और कांच जैसे विद्युत रोधी पदार्थ हैं जो विद्युत को प्रवाहित नहीं होने देते। रबड़, कांच, प्लास्टिक की कुर्सी, कोई भी चीज़ देख लो तो उसका प्रतिरोधकता 10⁻12 से 10⁻17 मीटर होती है। 17 मीटर होती है। किसी पदार्थ का प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता दोनों ही ताप परिवर्तन के साथ होते हैं, ध्यान रखना। प्रतिरोध या प्रतिरोधकता दोनों ही जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रतिरोध भी चेंज हो जाएगा और प्रतिरोधकता भी चेंज हो जाएगी। मिश्र धातुओं का उच्च ताप पर शीघ्र दहन नहीं होता है। यानी मिश्र धातु उन दो धातुओं से मिलकर बनी है तो आसानी से ही ऑक्सीकरण नहीं होता उनका। तो मिश्र धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है, ध्यान रख लेना। विद्युत इस्त्री और टोस्टर में, एक तो ये। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है कि विद्युत जो बल्ब है इनके तंतु किसके बने होते हैं? एकमात्र टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें टंगस्टन का यूज किया जाता है। कॉपर और एल्यूमिनियम का उपयोग विद्युत संचरण के लिए उपयोग तारों के निर्माण में किया जाता है। यानी तार किसके बनते हैं? या तो कॉपर के या अधिकतर एल्यूमिनियम के बने होते हैं। एक ये ध्यान रखना, नाइक्रोम जो मिश्र धातु है, निकिल, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, ये मिश्र धातु है, ये ध्यान रख लेना। ऐसे कांस्टेंट कॉपर प्लस निकिल। अब आता है संयोजन, यानी प्रतिरोधकों का संयोजन। प्रतिरोधकों का परस्पर संयोजित करने की 2 विधियां हैं। एक विद्युत परिपथ दिखा गया, इसमें R1, R2, R3 प्रतिरोधक 3 प्रतिरोधकों को एक सिरे से दूसरा सिरा में लाकर जोड़ दिया जाता है और प्रतिरोधकों का एक क्रम श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। मैं सिंपल बात समझा रहा हूँ। चित्र दिख रहा है आपको? इस चित्र में देखो, अगर इसकी परिभाषा लिखनी है तो किसी विद्युत परिपथ में पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ने पर जो क्रम प्राप्त होता है या जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ये सिंपल परिभाषा है। ये अपन ने पहले ही देख लिया। विद्युत परिपथ, ये सेल है, बैटरी है, ये कुंजी, ये एमीटर, वोल्ट मीटर और ये प्रतिरोध। अब देखो ये चित्र है। अब अपने को इधर ज़्यादा नहीं देखना। अगर ये देखो ये अलग अलग प्रतिरोध अलग अलग बिंदुओं जुड़े हुए हैं। अगर अपन तीनों प्रतिरोधों को, ये 1, 2 और 3, इनको 2 ही बिंदुओं पर जोड़ दें तब वो कौन सा हो जाता है? पार्श्वक्रम या समांतर क्रम संयोजन, है ना। यानी कि 3 प्रतिरोधक एक साथ बिंदुओं को x और y, यानी ये x रहा और ये y रहा, 2 बिंदुओं पर ही संयोजित करते हैं तो ऐसा जो संयोजन है कहलाता है पार्श्वक्रम संयोजन या समांतर क्रम संयोजन। अब अपन इनके न्यूमेरिकल कर लेते हैं, यानी कि सॉरी इनकी व्याख्या। अब देखो यहाँ पे एक चीज देखना, ये जो चित्र, इसमें आप क्या देखोगे? ये जो धारा जा रही है इसके लिए भी समान है, इसके लिए भी समान है, इसके लिए भी समान, लेकिन जो विभवांतर है इसके लिए V1, इसके लिए V2, इसके लिए V3 हो जाएगा। तो अभी अपन देखते हैं इसको सूत्र सोल्व करना, ठीक है। यानी ये जो चीज़ है मैं इसको सोल्व करके बता रहा हूँ यहाँ पे ना। देखो चलो ये देख लेते हैं।
ये कह रहा है ओम का नियम अभी अपन ने पढ़ा है, V बराबर आई आर, V बराबर आई आर पढ़ा है, तो V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2 और V3 बराबर IR3 और V बराबर IR। अब अपन तीनों को जोड़ दें, V1 प्लस V2 प्लस V3। V का मान यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, IR, IR1, IR2 और प्लस IR3। अब देखो IR1 IR2 IR3। अब V बराबर यहाँ पे जो चीज़ कर रखी है इसका मतलब V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। ये जो V का मान IR रख दिया, IR1 IR2 IR3, ठीक। अगर अपन इसको I को कॉमन ले लें तो I बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, तो इस I से ये I कट जाएगा, तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये रहा, प्लस R2 प्लस R3 बचेगा। तो ये कौन सा हो गया, श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र। ये ध्यान रखना, पूछ सकता है श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, तो आता है ना। अब आता है समांतर क्रम में संयोजन, जो अपन ने देखा था। इसमें क्या है, एक चीज देखना, यहाँ पे जो धारा है ये बढ़ जाएगी I1 I2 I3, लेकिन जो विभवांतर है वो क्या हो जाएगा, समान। तो यहाँ देख लेते हैं अपन, जैसे ये जो दिखा रखा है इसको समझा रहा हूँ। V बराबर IR तो अपन पढ़ते ही है, अगर मैं I को इधर लिया हूँ तो V बटेवा R हो जाएगा, तो V बराबर R, I बराबर V बटेवा R हो गया, तो I1 बराबर V बटेवा R1 की विभवांतर समान है, I2 बराबर V बटेवा R2 और I3 बराबर V बटेवा R3। अब अपन तीनों को जोड़ दे, I1 प्लस I2 प्लस I3, तो I बराबर है V बटेवा R, I1 बराबर V बटेवा R1, I2 बराबर V बटेवा R2 और V बटेवा R3। अब जैसे ही अपन V को यहाँ पे कॉमन लेंगे तो 1 बटेवा R1 प्लस 1 बटेवा R2 प्लस 1 बटेवा R3, इधर बचाता है अपने पास V बटेवा R, V से V कट जाएगा, तो ये बच जाएगा 1 बटेवा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी यहाँ से V कॉमन आ गया, यहाँ पे ये V है ना, ये कॉमन आ जाएगा और इस V से ये V कट जाएगा, ठीक। तो ये अपने संयोजन हो गए। अब अपना आता है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। यह आता है अपनी विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें छोटे छोटे न्यूमेरिकल बनेंगे। किसी विद्युत परिपथ में बैटरी के साथ विशुद्ध प्रतिरोध जुड़ा होता है तो स्रोत की संपूर्ण ऊर्जा पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में शहीद हो जाती है। यानी कोई परिपथ में अपन बैटरी तो जोड़ते ही है, साथ में एक प्रतिरोध भी जोड़ देते हैं, जिससे संपूर्ण जो ऊर्जा है, टोटल ऊर्जा, वो ऊष्मा के रूप में खर्च हो जाती है। इसे ही विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। यानी बैटरी के साथ प्रतिरोध को जोड़ने पर स्रोत की संपूर्ण ऊर्जा खत्म हो जाती है, खर्च हो जाती है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। जैसे विद्युत हीटर है, करंट दिया वो गर्म होता रहता है, विद्युत इस्त्री है और विद्युत गीजर है, तो ये सब गर्म करने वाली चीज़ें हैं। हीटर भी गर्म करता है रूम को, विद्युत इस्त्री है तो फ्रेश करते हैं अपन कपड़ों को, तो गर्म चाहिए। गीजर है वो भी गर्म करता है पानी को। माना कि एक प्रतिरोध तार है, इसमें एक बैटरी जोड़ा गया है, इस तार का प्रतिरोध R, इसमें प्रवाहित धारा I और सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर V है। यानी प्रतिरोध R, धारा I और विभवांतर V, ठीक। यदि तार में T समय में Q आवेश प्रवाहित होता है तो तार के उस सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V T में समय में Q आवेश प्रवाहित करने में किया गया कार्य Q इंटू V, यह आ गया कार्य बराबर क्या हो गया, आवेश इंटू विभवांतर। यानी T समय में Q आवेश प्रवाहित होता है और विभवांतर V है, तो Q इंटू V, W बराबर क्या आ जाएगा, Q इंटू V। अब आवेश का मात्रक 1 मान रख दें तो 1, और अपन ने पढ़ा है Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी। I बराबर होता है Q अपॉन टी, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू टी। तो I इंटू टी लिख दिया और ये V कही हुई है, ठीक। स्रोत द्वारा T समय में निवेशित ऊर्जा उसमें ऊर्जा में परिणत होगी, अतः H बराबर VIT ओम के नियम से V बराबर IR। यानी नियत ऊष्मा
एच बराबर हो जाएगी VIT। ये वाला सूत्र था, अपन यहाँ पे ले रहे हैं, यानी कार्य ऊष्मा होती है ना, जितना कार्य किया जितनी ऊष्मा उत्पन्न की। अब एच बराबर है तो V का मान अपन पढ़ चुके हैं, क्या होता है IR, और ये IT का IT। अब जो IR है यानी कि मैंने भी देखा VIT है ना, V का मान IR रख दिया मैंने, और ये IT का IT कर दिया, और ये H, तो I और I मिलकर क्या हो जाएंगे I² और R और ये T। तो ये सूत्र यहाँ दे रखा है, H बराबर I² इंटू R इंटू T। तो दिए गए प्रतिरोध तार में प्रवाहित विद्युत धारा की वर्ग के समानुपाती होता है। ये सूत्र देखो, RT पहला क्या है, तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की, ये विद्युत धारा है I, इसके वर्ग के समानुपाती होता है, पहला सही है। दूसरा प्रतिरोध के समानुपाती, प्रतिरोध इसके समानुपाती, ये भी सही है। तीसरा प्रतिरोध में धारा प्रवाहित के समय के समानुपाती, ये समय T इसके समानुपाती, सही है। तो उपरोक्त तीनों नियम जूल का तापन नियम कहलाते हैं। ठीक, लास्ट है अपने विद्युत शक्ति पावर। किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर प्रति सेकंड में किया गया कार्य विद्युत शक्ति कहलाता है। यानी अपन करंट जाया जा रहा है, करंट जाया जा रहा है, यानी विद्युत धारा जाई जा रही है, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्रति सेकंड, यानी प्रति सेकंड में किया गया कार्य विद्युत शक्ति कहलाता है। यह सबसे सिंपल परिभाषा ध्यान रखो, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, ये अपन 9वीं में पढ़ा है। तो विशिष्ट लिख देना कि विद्युत परिपथ में कार्य करने की जो दर है या कार्य करने का जो तरीका है उसे विद्युत शक्ति कहते हैं। अब P शक्ति का W/2, यानी कार्य करने की दर W/T क्या कहलाती है, शक्ति। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट, सॉरी, विभवांतर का मात्रक वोल्ट और शक्ति का मात्रक वाट। W/T अभी अपन ने देखा, W का मान VIT, यह था और बटे T, तो T से तो T गया, तो P बराबर V इंटू I। अब देखो V बराबर क्या है IR, और P बराबर भी आया था अपने VI, तो V बराबर IR और इंटू ये I और ये P, तो P बराबर I² R, ये सूत्र आ गया। तो P बराबर I² R, ठीक। जूल बटे वाट सेकेंड, ये इसके अनुसार है, जूल बटे वाट सेकेंड, और ऐसे पूछे तो वाट, ठीक, जूल सेकेंड अथवा वाट। शक्ति के अन्य मात्रक, ये मान याद रख लेना, 1 किलोवाट का मान कितना था, 1000 वाट, 1 किलोवाट 1000 वाट यानी 10⁻3। 1 मेगावाट का 10⁻6, कितने जीरो है, 6 जीरो, ध्यान रखना, 10⁻6। एक अश्व शक्ति 746 वाट, एक हॉर्स पावर कितना होता है, 746 वाट। विद्युत ऊर्जा विद्युत शक्ति और समय के गुणनफल के बराबर होती है। विद्युत ऊर्जा विद्युत शक्ति P और समय के गुणनफल के बराबर होती है विद्युत ऊर्जा, यानी कि W बराबर अपना P बराबर W/2T। अब अपने ऊर्जा निकालनी तो उसको इधर लिया, P इंटू T बराबर W, यानी कार्य का मतलब ऊर्जा। तो विद्युत शक्ति और समय के गुणनफल वही क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है वाट इंटू घंटा, शक्ति का मात्रक वाट और समय का घंटा, तो वाट घंटा। जब 1 वाट शक्ति का उपयोग 1 घंटे में होता है तो उपयुक्त ऊर्जा 1 वाट घंटा होती है। जब 1 वाट शक्ति का उपयोग 1 घंटे में होता है तो उपयुक्त ऊर्जा 1 वाट घंटा होती है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक यानी बड़े मात्रक जो काम लिए जाते हैं 1 किलोवाट घंटा या यूनिट। 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या तो 10⁻3 1 किलोवाट में होती हैं, इंटू 60 वाट इंटू सेकेंड, तो 36 इंटू 10⁻5 जूल बटे सेकेंड, इंटू सेकेंड से सेकेंड कट गया तो 36 इंटू 10⁻5 जूल। और सबसे इम्पोर्टेंट ये 6 इंटू 10⁻6 जूल, ये 1 किलोवाट प्रति घंटे का मान होता है ना, 3.6 जूल। बाकी क्वेश्चंस है तो क्वेश्चंस अपन अलग से वीडियो में देख लेंगे। तो इसी के साथ अपना ये चैप्टर विद्युत एंड होता है। इसी के साथ अपने को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।